मैं दे दिया। लास्ट क्लास में हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा था बच्चों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर दिया था क्या हमने? TIR स्टार्ट नहीं हुआ था। ओके, रिफ्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल स्लैब्स हमने पढ़ा था। ओके बेटा, ओके। मल्टीपल स्लैब से जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी बात हमने करी थी। ठीक है बेटे, देखो इसमें क्या है और अपन एग्जांपल्स लेते हैं इसके। देखो, मान लो हमें कहा जाए कि ये इस तरह की दो स्लैब्स और ये एक कॉनकेव मिरर के सामने रखी हुई और कॉनकेव मिरर की एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, there is an object O on the axis of the concave mirror। एक स्लैब की थिकनेस है 2 सेंटीमीटर और दूसरे स्लैब की थिकनेस है 3 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 और 3 वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2।
कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर। हमें पता लगाना है एट व्हाट डिस्टेंस from the concave mirror should this O be placed? At what distance D from concave mirror should the object be placed? So that the final image gets formed on the object itself. फाइनल इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए, इसके लिए हमें क्या करना, कितनी डिस्टेंस पर कॉनकेव मिरर से रखना पड़ेगा। कॉनकेव मिरर को कितनी डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा ताकि फाइनल इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए, ये हमें पता करना है बच्चों। अब देखो होगा क्या, हमें ये पता है स्लैब से रिफ्रैक्शन की वजह से शिफ्टिंग होती है, तो वो हम पता कर लेते हैं कि कितना टोटल शिफ्ट होगा। शिफ्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्लैब्स, तो वो होगा 2 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1/2 प्लस 3 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1/3 तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। 1 माइनस 1/2 को 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 3 सेंटीमीटर। 1 माइनस 2/3 ये हो जाएगा 1/3, तो टोटल मिलाकर के 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट आ जाएगा बच्चों। कितने का शिफ्ट आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर का, मतलब ऑब्जेक्ट जहां पे है इस मिरर को रेज वहां से आती हुई नहीं लगेंगी, बल्कि मिरर पर जो रेज इंसिडेंट होंगी वो मिरर को तो ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही हैं, मिरर को तो ऐसा लगेगा कि वो रेज उससे D-2 सेंटीमीटर पे कोई पॉइंट है वहां से आ रही। कहां से आती हुई लगेंगी बेटे? D-2 सेंटीमीटर वाले पॉइंट से आती हुई रेज उसको लगेंगी। मतलब बेसिकली इन्हीं रेज का इस तरह से डेविएशन हो जाएगा
इन्हीं रेस का जो रेस इंसिडेंट हुई थी स्लैब पे, वो ही इस तरह से बेंड वगैरह होंगी, यही रेस इस तरह से बेंड होंगी कि मिरर पर आते आते जो रे इंसिडेंट होंगी फाइनली, वो मिरर को तो ऐसा लगेगा साहब कि वो रे कहाँ से आ रही हैं। मिरर को ऐसा लगेगा वो रे D-2 डिस्टेंस से आ रही, 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो गया। मतलब मिरर को क्या लग रहा है, ये जो डिस्टेंस बची है वो कितनी है, दैट इज D-2 ये डिस्टेंस बची। ये बात समझ में आती है बेटे? अब हम चाहते हैं कि ये रे वापस से ऑब्जेक्ट, जब मिरर रिफ्लेक्ट करे वापस से ऑब्जेक्ट पर ही आ जाए। ध्यान दो, मिरर जब इन रेस को रिफ्लेक्ट करेगा तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद स्लैब्स से दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, होगा या नहीं? मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद स्लैब्स से दोबारा रिफ्रैक्शन होगा। और जब स्लैब से दोबारा रिफ्रैक्शन होगा तो जिस भी जगह पर मिरर ने इमेज बनाई होगी, जिस भी जगह पर मिरर ने इमेज बनाई होगी, उसके 2 सेंटीमीटर आगे स्लैब इमेज बना दे। उसके 2 सेंटीमीटर आगे स्लैब इमेज बना दे। जहां पे मिरर इमेज बनाएगा ना, उसके 2 सेंटीमीटर आगे। पहले डेविएशन हो रहा था लेफ्ट में, शिफ्ट हो रहा था लेफ्ट में, अब शिफ्ट होगा राइट में। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ इंसिडेंट रेस की तरफ शिफ्ट होता है। तो ध्यान दो, अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये जो D-2 जो डिस्टेंस है ना, मतलब कि मैं ऐसा कर दूं कि ये जो रे मिरर पे इंसिडेंट हुई है ये अपना पाथ रिट्रेस कर लें, ऐसा कर दूंगा। ये मिरर पे जो रे इंसिडेंट हुई है ये अपना पाथ रिट्रेस कर लें, तो क्या होगा, ये वापस इस I1 पॉइंट की तरफ जाएंगी जहां से आई थी। और जब ये I1 पॉइंट की तरफ जाने लगेंगी तो स्लैब क्या करेगा, इनको अब की बार 2 सेंटीमीटर, क्योंकि अब रे लेफ्ट में जा रही है तो 2 सेंटीमीटर लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा, और I1 के 2 सेंटीमीटर लेफ्ट में फिर से ऑब्जेक्ट मिल जाएगा मेरे को। तो फाइनल रेस क्या वापस ऑब्जेक्ट पर ही जाकर के मिल जाएंगी क्या, है ना? तो हम बस इतना चाहेंगे कि मिरर पे जो रेस इंसिडेंट हुई हैं वो अपना पाथ रिट्रेस कर लें, यानी कि D-2 बराबर हो जाना चाहिए किसके, 40 सेंटीमीटर के। दैट इज डी की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए बच्चों, 42 सेंटीमीटर के बराबर डी की वैल्यू आ जानी चाहिए। क्या ऐसा समझ में आता है अपने को? यस सर। सर ये एक और बार एक्सप्लेन करो ना। एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेटे क्या हुआ, देखो स्लैब्स के द्वारा शिफ्ट होता है, किस डायरेक्शन में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ इंसिडेंट रेस। ऑब्जेक्ट से जब रे पहली बार स्लैब पे गिरी थी डायरेक्टली चल करके, तब रे लेफ्ट में जा रही थी, है ना? तब रेस कहाँ जा रही थी, लेफ्ट में जा रही थी। तो स्लैब की वजह से 2 सेंटीमीटर लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, तो जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसके 2 सेंटीमीटर लेफ्ट में स्लैब ने इमेज बना दी I1। अब जो I1 क्या है, स्लैब द्वारा बनाई गई इमेज, लेकिन ये I1 जो है वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि जो रेस स्लैब ने रिफ्रैक्ट करी हैं वही रेस मिरर पे जाकर के इंसिडेंट हो जाएंगी, ठीक है? तो I1 स्लैब द्वारा बनाई गई इमेज था जो कि मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा।
अब हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए, तो हमने कहा उसके लिए हम क्या करते हैं, मिरर पे जो लाइट रे इंसिडेंट हुई है उनके पाथ को रिट्रेस करवा देते हैं। मिरर पे जो लाइट रेज इंसिडेंट हुई है उसके पाथ को रिट्रेस करवाना है। ये ये वाली रे इंसिडेंट हुई है, ये रे अपने पाथ को क्या कर ले, रिट्रेस कर ले, इसी डायरेक्शन में वापस लौट आए। अगर इसी डायरेक्शन में ये रे वापस लौट आती है तो क्या होगा, ये इसी पॉइंट पर इंसिडेंट हो जाएगी। अच्छा ध्यान दो, मिरर उस पॉइंट की तरफ रेस को रीडायरेक्ट कर देगा, लेकिन जब ये रे स्लैब पे इंसिडेंट होंगी तो अभी स्लैब से वापस से रिफ्रैक्शन होगा ना। अब इंसिडेंट रे की ट्रैवलिंग की डायरेक्शन क्या हो गई है, जब ये स्लैब पे इंसिडेंट हुई है तो नाउ दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो क्या होगा, अब ये I1 पॉइंट की तरफ रे जा रही थी और ये स्लैब क्या करेगा, अब ये I1 पॉइंट स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट का काम मुझे करेगा। तो स्लैब किसकी इमेज बनाएगी, I1 की। और कैसे इमेज बनाती है, शिफ्ट कर देती है। शिफ्ट तो वही आएगा जो हमने एक बार कैलकुलेट किया, इसी को बार बार यूज कर लेते हैं, तो शिफ्ट 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट करेगी। लेकिन अब के शिफ्ट किस डायरेक्शन में करेगा, लेफ्ट में या राइट में। तो उसके लिए अपन ने एक रूल याद किया हुआ है कि ये जो शिफ्ट ड्यू टू स्लैब होता है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ इंसिडेंट रेज होता है। इंसिडेंट रेज किधर ट्रेवलिंग कर रही है बेटे, लेफ्ट में। तो ये जो शिफ्ट होगा I1 से 2 सेंटीमीटर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। और I1 से 2 सेंटीमीटर लेफ्ट में तो क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब स्लैब से जो रेस बाहर निकलेंगी वो ऑब्जेक्ट पर जाकर के इंसिडेंट हो, स्लैब से जो रेस बाहर निकलेंगी वो ऑब्जेक्ट पर जाकर के इंसिडेंट हो जाएंगी। ये बात समझ में आती है। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये D-2 को 40 क्यों किया, D-2 को 40 इसलिए किया क्योंकि हमें पाथ रिट्रेस कराना है, और रिट्रेस पाथ कब होता है, जब रेस नॉर्मली इंसिडेंट हो। नॉर्मली इंसिडेंट का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास हो। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है सर यहाँ पर आपने क्या किया है, मेरे ख्याल से यही डाउट है इसका। तो बेटे मैंने वही फॉर्मूला यूज किया, 1 - 1/2/1, है ना। इस वाली स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है ना। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, T1 इंटू 1 - 1/N1/NS ऐसा करते हैं, प्लस T2 1 - 1/N2/NS करते हैं। तो पहली स्लैब की थिकनेस 2 सेंटीमीटर, तो थिकनेस 2 सेंटीमीटर यहाँ पे रख दिया। 1 - 1 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 है, आसपास में तो एयर है, तो क्या आ गया, 2/1 आ गया समझ में बेटे। हाँ अगर 3 स्लैब होगा तब भी ऐसा ही करेंगे, कंसेप्ट यही रहेगा, है ना। उस केस में शिफ्ट निकालते समय तीसरी स्लैब का भी T × 1 - 1/N ऑफ स्लैब अपॉन N ऑफ सराउंडिंग कर देंगे अपन। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर 3 स्लैब होगी तो क्या होगा, करेंगे इसी तरीके से। जैसे देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमसे कहा जाए कि
ये 3 स्लैब्स हैं, कॉनकेव मिरर है, एक स्लैब की थिकनेस 4 सेंटीमीटर, एक की थिकनेस 3 सेंटीमीटर, एक की थिकनेस 2 सेंटीमीटर। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, एक का 3/2, एक का 1/। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। हमें पता लगाना है ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस पर मैं रखूं so that the rays emerge parallelly from the slab after reflection from the concave mirror. Find D so that rays emerge parallel to the axis from the slab after getting reflected from the mirror. After getting reflected from the mirror. तो बेटे कैसे करेंगे इसको? भाई देखो, हमें ये पता है ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे हो जाए तो इमेज मिरर इंफिनिटी पे बना देता है ना। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे हो जाए तो इमेज इंफिनिटी पर बना देता है, लेकिन ओ पॉइंट नहीं है मिरर के लिए फोकस। ऑब्जेक्ट ओ इज नॉट ऑब्जेक्ट फॉर द कॉनकेव मिरर। स्लैब जो इमेज बनाएंगी वो कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। image formed by the slab will act as an object for the mirror. शिफ्ट ड्यू टू स्लैब्स पता करें। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? T1 इंटू 1 माइनस 1/N1/Ns प्लस T2 इंटू 1 माइनस 1/N2/Ns प्लस T3 इंटू 1 माइनस 1/N3 डिवाइडेड बाई Ns। अब ये कितना आ गया बेटे? T1 की वैल्यू को रखें 4 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1/4/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस T2 को रखें 3 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1/3
3/2 डिवाइड बाई 1 प्लस T3 को रखें 2 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1 बाई, अच्छा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन ने 1/2 ले लिया बेटा, इसको 1/2 मत लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो 2 लो, 1 से तो बड़ा होना चाहिए, तो 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 3/4 प्लस 3 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 2/3 प्लस 2 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1/2, ये 1/4 बचेगा, 4 इंटू 1/4 इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉनकेव मिरर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा D-3 के, ठीक है। अब ये जो D-3 होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए किसके, फोकल लेंथ के, दैट इज 20 सेंटीमीटर, यानी D कितना हो जाना चाहिए बच्चों, 23 सेंटीमीटर के बराबर हो जाना चाहिए। देखो क्या होगा, अगले पेज पे देखो, हमें ये पता है कि अगर कॉनकेव मिरर पर रेज फोकस से आती है, तो फोकस से आने वाली रेज को वो क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज देता है, ठीक है। अब देखो वास्तव में तो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ था, ठीक है, लेकिन जब स्लैब्स से इमेज बनी तो क्या हुआ, स्लैब से निकलने के बाद जब रेज मिरर पे इंसिडेंट, तो वो ऑब्जेक्ट से आती हुई नहीं लगी, वो कहां से आती हुई लगी, एक पॉइंट I1 से आती हुई लगी, और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट से कितना दूरी पे था, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट से 3 सेंटीमीटर की, इट वॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द, क्योंकि स्लैब ने 3 सेंटीमीटर का शिफ्ट कर दिया था। अब हम क्या चाहते हैं कि ये रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ना बच्चों, I1 की मिरर से, कौन सी डिस्टेंस, I1 की मिरर से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जानी चाहिए, 20 सेंटीमीटर के बराबर हो जानी चाहिए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर, तो I1 से मिरर की डिस्टेंस कितनी हो जानी चाहिए, 20 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। ये डिस्टेंस 20 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की मिरर से कितनी दूरी हो जानी चाहिए, ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी हो जानी चाहिए कितना, D शुड बी इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। अब देखो मिरर ने अगर पैरेलली रे को भेज दिया एक बार, तो स्लैब पे जब पैरेलली रे इंसिडेंट होगी तब तो पैरेलली सीधे निकल जाएगी, फिर स्लैब उसका कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, स्लैब पे पैरेलली इंसिडेंट हुई तब तो पैरेलली ही निकल जाएगी स्लैब से, ये बात समझ में आती है भाई सबको, हाँ ओके।
प्रीवियस पेज कुछ लोग देखना चाहते हैं। देखो ये रहा प्रीवियस पेज। हाँ बेटे हो गया। ओके बेटे। हुआ क्या, ऑब्जेक्ट से रेज गई स्लैब पे, स्लैब ने इन रेस को ऐसे बेंड किया कि वो मिरर को लग रहा है कि I1 पॉइंट से आती हुई लग रही है। हम चाहते हैं कि मिरर से गिर के वो पैरेलल हो जाए, तो इसका मतलब I1 फोकस पे हो जाना चाहिए जो कि 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट और I1 के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी कितनी हो गई, 23 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आती है बेटे। अब देखो हम आगे चलते हैं और अब बात करते हैं किसकी बच्चों, now we'll talk about critical angle and total internal reflection. Critical angle and total internal reflection. देखो ये कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज क्रिटिकल। ठीक है, इट इज द
angle of incidence in denser medium for which ray gets refracted at 90-degree angle in the rarer medium. In the rarer medium. ठीक है. It is a constant angle. For a given pair of जैसे मान लो ये कोई इंटरफेस है एंड दिस इंटरफेस सेपरेट्स टू मीडियम जिसमें से एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसको बोल देते हैं कि वो रेरर मीडियम है, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसको बोल देते हैं कि वो डेंसर मीडियम. तो हमें ये पता करना है कि हम इसको क्या बोल रहे हैं. डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium for which light ray gets refracted at 90 degrees. कितने एंगल पे लाइट रिफ्रैक्ट हो जाए 90 डिग्रीज पे, किसमें, रेयरर मीडियम में, है ना. इस तरह का डायग्राम बन जाए तो हम ये जो एंगल बन रहा है इसको क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल. और स्नेल्स लॉ लगा के ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पता लगा सकते हैं. कैसे, एन डी इंटू साइन सी इज इक्वल टू एन आर इंटू साइन 90 डिग्री. तो क्या हो जाएगा, साइन सी की वैल्यू हो जाएगी एन आर डिवाइडेड बाई एन डी, या क्रिटिकल एंगल को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ एन आर डिवाइडेड बाई एन डी. हमें पेयर ऑफ मीडियम दिए हुए हैं उसमें से एक रेयरर है और एक डेंसर. एक रेयरर है एक डेंसर. तो उस पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल की क्या वैल्यू होगी बेटे, साइन इनवर्स ऑफ एन आर बाई एन डी, है ना. इस क्रिटिकल एंगल की क्या इंपॉर्टेंस होगी, इतने एंगल पे लाइट को यदि डेंसर मीडियम की तरफ से इंसिडेंट करें तो रेयरर मीडियम में 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट होगी. एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि अगर मैं लाइट रे को रेयरर मीडियम में इंसिडेंट करूं, है ना, और कितने एंगल पे इंसिडेंट करूं, 90 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट करूं. कितने एंगल पे इंसिडेंट करूं बच्चों, 90 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट, है ना, ऑलमोस्ट ऐसे टच होते हो. तो जो रिफ्रैक्ट होगी रे वो कितने एंगल पे होगी, वो क्रिटिकल एंगल पे रे रिफ्रैक्ट होगी रेयर मीडियम में.
है ना, पूरा रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल लगा दिया अपन ने, ठीक है। जो रिफ्रैक्टेड रेट थी उसको इंसिडेंट रे बना दिया, तो इंसिडेंट रे क्या बन गई, रिफ्रैक्टेड रे बन गई, ठीक है। ये क्रिटिकल एंगल का सिग्निफिकेंस होता है। नहीं, सीधी नहीं जाएगी, रिफ्रैक्ट हो। ये स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में है नहीं बेटे, ऑल द डायग्राम जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं दे आर इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है ये, ऑल द रेज आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। नहीं नहीं, नॉर्मल इंसिडेंस ये नहीं होता, मतलब वो ऐसा होता है, उसको अपन ये बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस केस में रिफ्रैक्शन होगा बेटे, है ना, तुम ऐसे मत समझो कि रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसको तुम ऐसे समझो, ऐसे धीरे धीरे एक्सट्रीम केस पे मत जाओ, इसको इस तरह से समझो, मान लो ये बाउंड्री है अपने पास जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट मैंने लिया जो कि कुछ इस तरह की, ऐसी, इसका रिफ्रैक्शन होगा ना, क्या इस रे का रिफ्रैक्शन होगा, हाँ होगा, ये रेयरर है, ये डेंसर है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। थोड़े और ज्यादा एंगल वाली रे में ले लूं, ऐसी रे ले लूं, इसका भी रिफ्रैक्शन होगा, हाँ होगा, लेकिन ये इसके तुलना में थोड़ा ज्यादा एंगल बना रही है, और ज्यादा एंगल वाली रे ले लूं, तो धीरे धीरे क्या होगा बेटे, वो रिफ्रैक्शन तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन तो बिल्कुल पैरेलल भी ले लोगे, उस रे का भी रिफ्रैक्शन होगा, और वो जिस एंगल पे रिफ्रैक्शन होगा उसी को कहेंगे क्या, क्रिटिकल एंगल। मतलब क्रिटिकल एंगल कहाँ पे आया, डेंसर मीडियम में, क्रिटिकल एंगल हमेशा किस मीडियम में बनेगा बेटे, डेंसर मीडियम में बनेगा। देखो, अगर मैंने रे को बिल्कुल सरफेस के पैरेलली भी इंसिडेंट कर दिया ना, बिल्कुल पैरेलली भी इंसिडेंट कर दिया, तब भी वो दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, और कितने एंगल पे एंटर करेगी, वो क्रिटिकल एंगल पे एंटर करेगी, ठीक है। वो रे जिसके लिए रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, उस रे का डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिटिकल एंगल के बराबर बनता है। क्रिटिकल एंगल सबसे बड़ा होगा, यस, इन डेंसर मीडियम वो सबसे बड़ा एंगल होगा, डेंसर मीडियम में वो सबसे, अच्छा किस पॉइंट पे एंटर करेगी ये कैसे पता चलेगा, सब पॉइंट पे एंटर करेगी, है ना, इट विल एंटर एट ऑल पॉइंट्स, मतलब कैसे, जैसे ये रे पैरेलली चलती हुई आ रही है ना, तो क्या होगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको याद आएगा कि अब मेरे को मिटना है, वो हर जगह से एंटर करेगी, इधर से भी एंटर करेगी, इधर से भी एंटर करेगी, हर जगह वो कितने एंगल पे एंटर करेगी, क्रिटिकल एंगल पे एंटर करेगी, है ना। अब एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पे अपन ऐसे समझ सकते हैं कि ये रे आई, कुछ पार्ट एंटर कर गई, कुछ पार्ट आगे चला गया, फिर जितना आगे गया उसमें से कुछ पार्ट एंटर कर गया, कुछ पार्ट आगे चला गया,
फिर जो यहाँ पे रे आई उसमें कुछ पार्ट आगे चला गया, कुछ पार्ट एंटर कर गया, इस तरह से होगा। और ये एंगल सब जगह कितना बन रहा होगा, ये एंगल सब जगह सी 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 इस तरह का बन रहा, क्योंकि हमें पता है ना पार्शियल रिफ्रैक्शन और पार्शियल रिफ्लेक्शन तो होता ही है हर जगह। तो जो रे आगे चली गई उसको आप मान सकते हो एक तरीके से रिफ्लेक्टेड रे है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 90 डिग्री। ठीक है, जो रे आगे जाते हैं। सर आपने अभी जो बोले वो वापस बोल सकते हैं एंगल्स वाला? एक मिनट, एक एक करके डाउट पर चलते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, जिसने मुझसे ये पूछा था सर ये किस पॉइंट पे एंटर करेगी, ये कैसे पता चलेगा, ये चीज क्लियर हुई? लास्ट में थोड़ा आगे भी तो जाएगा, हाँ 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 हाँ, थोड़ा आगे जाता रहेगा, वो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। थोड़ा पार्ट एंटर करेगा, थोड़ा आगे जाता जाएगा, और वो मतलब एक नेवर एंडिंग प्रोसेस टाइप से है, वो हमेशा चलता रहेगा। अच्छा, अब उसके बाद वाले डाउट पे आते हैं। हम्म, किसी ने पूछा था कि सर इस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग जो बात आपने कही थी उसको वापस बोल दो। देखो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि अगर रेयरर मीडियम में 90 डिग्री पर रे इंसिडेंट होती है, तो डेंसर मीडियम में जब वो रे एंटर करेगी, वो जिस एंगल पे डेंसर मीडियम में एंटर करेगी उस एंगल को क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। If a ray of light is incident at 90 degree in rarer medium, so then the angle at which it enters denser medium with the normal is called as critical angle, है ना। देखो क्रिटिकल एंगल को या तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, या आप क्या बोल सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ incidence in denser medium for which light gets refracted at 90 degree in rarer medium। या दूसरा क्या है, if light is incident at 90 degree in rarer medium, the angle at which it enters in the denser medium, that angle is called as critical angle। ठीक है, आगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल आगे इंटेंसिटी कम होते जाएगी। आगे मतलब ये इधर, जैसे जैसे आगे जाते जाओगे इंटेंसिटी कम होती। इस क्रिटिकल एंगल ओनली फॉर डेंसर मीडियम, तो क्रिटिकल एंगल एक पेयर ऑफ मीडियम की प्रॉपर्टी होती है ना। और ये बनता किस मीडियम में है, डेंसर मीडियम में। जो आपने कहा उस तरह से बोलना सही नहीं होगा कि इस क्रिटिकल एंगल ओनली, तो ये क्रिटिकल एंगल एक्चुअली किसी एक मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये दोनों मीडियम से डिसाइड होता है, ठीक है। किससे डिसाइड होता है, दोनों मीडियम से डिसाइड होता है, लेकिन बनता किस मीडियम में, ये डेंसर मीडियम में। हाँ, अच्छा अब देखो इस तरह के डाउट कई लोगों के मन में है, वो क्या कह रहे हैं कि साहब अगर मान लो ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है ना, तो पहले तो मैं ये वाला डाउट क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई हमसे ये कहे कि डेंसर रेयरर मीडियम में अगर मैंने क्रिटिकल एंगल पे लाइट रे को इंसिडेंट किया तो क्या होगा। देखो, लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पर हमने क्या कहा था, डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट किया तो रे 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो जाती।
angle of incidence equal to critical angle in which medium? Denser medium. So angle of refraction will be equal to 90 degree in which medium? Rarer medium, right? अब अगर रेयरर मीडियम में क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट कर दिया तो क्या होगा? तो उस केस में हमें पता है रेयरर से डेंसर जाते समय तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, तो ये थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा यहाँ, ठीक है? तो ये वाले मुद्दा तो क्लियर हो गया। अब एक और डाउट आ रहा है, वो कह रहे हैं कि सर अगर 90 डिग्री पर डेंसर मीडियम में इंसिडेंट कर दें तो क्या होगा? ठीक है, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना। इसी को समझने के लिए हम पढ़ेंगे कंसेप्ट किसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। लेकिन उसके पहले मुझे ये बताओ, क्या ये क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया क्या तुम्हारे? Yes, sir. ठीक है, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या है? फॉर ए पेयर ऑफ मीडियम, critical angle is the angle of incidence in denser medium for which light gets refracted in rarer medium at 90 degree angle, right? ये है डेफिनेशन किसकी? क्रिटिकल एंगल की। और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है? C is equal to sin inverse of NR by ND, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। या साइन C को कितना लिखेंगे? NR डिवाइडेड बाय ND, ऐसा हम साइन C को लिखेंगे। अब देखो, हम बात करेंगे किसकी? हमने अभी अभी जस्ट ये पढ़ा है कि अगर मैंने डेंसर मीडियम में इंसिडेंट किया लाइट रे को और क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट किया तो क्या होगा? वो रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और कितने एंगल पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी? नाइन्टी डिग्री एंगल पे वो रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ इन डेंसर मीडियम, तब क्या? इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium is greater than the critical angle, तब क्या होगा? मतलब कि मैंने लाइट को क्या किया? कुछ इस तरह से इंसिडेंट कर दिया, डेंसर मीडियम से इंसिडेंट कर दिया मैंने। किस मीडियम से इंसिडेंट कर दिया? डेंसर मीडियम से। और कितने एंगल पे इंसिडेंट कर दिया? एट सम एंगल I where I is greater than the critical angle।
किसी एंगल आई पे इंसिडेंट कर दिया जहां पर आई जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो क्या मिलेगा? स्नेल्स लॉ लगा के देखते हैं। एन डी इंटू साइन आई इक्वल टू एन आर इंटू साइन आर, ऐसा कर दे। तो यहां से साइन आर की क्या वैल्यू आएगी बेटे? साइन आर की वैल्यू आएगी एन डी डिवाइडेड बाई एन आर इंटू साइन, एन डी डिवाइडेड बाई एन आर इंटू साइन आई। अब हमने ये कंडीशन लगा रखी है I इज ग्रेटर देन C, इसका मतलब क्या है? साइन I इज ग्रेटर देन साइन C। अच्छा, व्हाट इज साइन C? साइन C इज एन आर डिवाइडेड बाई एन डी। साइन C इज एन आर बाई एन डी। तो इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन है वो एन आर बाई एन डी से बड़ा है। ये वाली वैल्यू एन आर अपॉन एन डी से बड़ी है एन आर बाई एन डी। तो इसकी वैल्यू जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां से, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो 1 से बड़ा हो जाएगा? साइन आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 से बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? आर डज नॉट एग्जिस्ट। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसा कोई एंगल होता ही नहीं है जिसका साइन 1 से बड़ा आ जाए। इसका मतलब क्या होगा? ये वाली जो रे हमने कंसिडर करी है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, ये एंगल, ये रे का रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा भाई? कहाँ जाएगी ये रे? ये रे पूरी तरह से सेम डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगी। तब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए। ये है डेंसर मीडियम, ये है ठीक है। ये जो फिनोमेना हुआ है कि रे सेम मीडियम में वापस लौट आई है, इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 100% रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द बाउंड्री। रे का जरा सा भी कतरा, थोड़ा सा भी एनर्जी बाहर नहीं जा पाता डेंसर मीडियम से। डेंसर मीडियम में ही पूरा 100% रिफ्लेक्शन हो जाता है। दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। देखो कुछ बच्चे प्रीवियस स्लाइड देखने की बोल रहे हैं, ये रही प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या देंगे बच्चों हम? व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन?
if angle of incidence in a denser medium किस मीडियम में इंसिडेंट हो रहा है? डेंसर मीडियम. इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन the critical angle for the given pair of medium. Then no refraction takes place at all. And all the energy carried by incident ray in denser medium gets 100% reflected back. Gets reflected back. This phenomena is called as total internal total internal reflection. अगर कोई हमसे पूछे कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, तो दो कंडीशन है बच्चों. पहली कंडीशन, रे मस्ट गेट इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम. दूसरी कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी greater than critical angle. ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तब जाके ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वरना नहीं होगा. कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई. ठीक है, डायग्राम कैसा बनेगा? डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, और डेंसर मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो रेयरर मीडियम में कुछ भी रे नहीं जा रही, पूरी की पूरी डेंसर मीडियम में वापस आ जा रही.
when I equal to 90 degree, how shall be the reflected ray path? I किस मीडियम में बेटे, डेंसर मीडियम में कि रेयर मीडियम? डेंसर मीडियम में, तो वो सरफेस के पैरेलल ही जाती जाएगी। जैसे ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है ना, इस तरह की रे हमने कंसिडर, तो ये ऐसे सीधी सरफेस के नीचे 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 जाती है, इस सरफेस के बाहर नहीं निकले, सरफेस के नीचे ही पैरेलल चलती रहेगी। आई थिंक ये क्वेश्चन किसी एक और बच्चे ने पूछा था पहले, उसका भी क्लियर हुआ होगा। डेंसर मीडियम में अगर सरफेस के पैरेलल इंसिडेंट किया तो फिर क्या होगा, वो सरफेस के पैरेलल ही चलती चली जाएगी, रेयर मीडियम में नहीं एंटर करेगी। समझ में आई बात बच्चों? रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, angle of it will act like mirror only. Yes, yes, for angle of incidence greater than critical angle, boundary will act like mirror only, provided denser की side से incidents हो रहा है, provided denser की side से incident हो रहा है, बिल्कुल mirror की तरह से काम करेगा। Yes, it acts like mirror only, मतलब 1% की भी लाइट जो है वो रेयर मीडियम में नहीं जाती है, इसलिए टोटल शब्द पे बड़ा स्ट्रेस दिया जाता है। टोटल इंटरनल 100% एनर्जी, मिरर से भी ज्यादा जबरदस्त रिफ्लेक्शन होता है 100%। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज क्या, और प्रैक्टिकली ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? अच्छा देखो, तुम इमेजिन करो कि किसी स्ट्रेट रोड पे चल रहे हो तुम, and let's say you are in some vehicle, या किसी साइकिल पे हो या मोटरसाइकिल पे हो या किसी तरह से चलो। ये तो ट्रैवल चला वाला, कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि रोड पे एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस हमें ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर ऐसा कोई शाइनी ऑब्जेक्ट रोड पे रखा हुआ है ना? ऐसा लगता है आपको कि कोई शाइनी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या पानी रखा हुआ है क्या? वी फील लाइक some water is lying spilled on the road। लेकिन जैसे जैसे अपन आगे जाते हैं, आगे पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि अरे वहां तो कोई पानी नहीं है, बिल्कुल सूखा है ना। so this generally happens on a hot summer day। we get an illusion of water being spilled on the road। this is mere illusion। ये जो illusion होता है इसको बोलते हैं मिराज।
ये जो इल्यूशन बनता है इस इल्यूशन को क्या बोलते हैं? मिराज, लाइक ए मिराज इन द डेजर्ट। यस, अच्छा। इज इट ड्यू टू सरफेस, एक बच्चे का डाउट है, वो क्या पूछ रहे हैं, सुन लो सब लोग। सर, इज इट ड्यू टू सरफेस irregularity that when I is equal to 90 degree in rare medium there will be multiple points of bending? No, no, it is not about irregularity bete, it is about partial reflection and refraction, है ना। जब सरफेस, जब रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है, मतलब नॉर्मली मतलब जनरल केस की अपन बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ एनर्जी रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो रेयरर मीडियम में भी 90 डिग्री पर इंसिडेंट करोगे तो वैसा ही होगा, है ना। कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी मतलब सीधी चली गई सरफेस पर, और कुछ एनर्जी एंटर कर जाएगी, ठीक है। तो इरेगुलरिटी की वजह से मल्टीपल पॉइंट ऑफ बेंडिंग नहीं होते। वो तो अपना जो नॉर्मल लॉ है वो भी यही सजेस्ट करता है कि मल्टीपल पॉइंट ऑफ बेंडिंग पानी दिखता है ना बेटे। तो दिस मिराज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर varies with temperature, ठीक है। और क्या होता है कि द एयर नियर रोड has slightly lower refractive index than the air at some height from the, ये रोड के आसपास जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ज्यादा होता है किसकी तुलना में, इन कंपैरिजन टू द एयर अबव द रोड। और यदि ऐसा है तो क्या होगा, देखो लाइट रे जब इधर एंटर करेगी तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यदि ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो इस रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जब इस रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा लगेगा कि इस जगह पर कोई शाइनी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, चमकता हुआ सा कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। और वो चमकता सा ऑब्जेक्ट जो है वो जनरली अपन को पानी पानी के साथ ऐसा होता है, अपन जब बीच पे खड़े होते हैं तो जो सन रेज पानी से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही होती है तो हमें वो थोड़ा सा एक ग्लेयर दिखाई देता है वहां पर, राइट। तो हमारे दिमाग अपने डेटाबेस में जाता है ना, और वो ये सर्च करने की कोशिश करता है कि अरे ऐसा पहले कहाँ देखा था मैंने, ऐसा ऐसा मैंने पहले कहाँ देखा था। तो उसको फटाफट मिलता है कि अरे हाँ, मैं बीच पे गया था तब ऐसा चमकीली वस्तु दिखाई दी थी मेरे को जो कि पानी से रिफ्लेक्शन हो रहा था। तो उसको पानी रखे हुए होने का आभास होता है, या पानी या कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट के रखे हुए होने का आभास होता है। डेजर्ट में तो ऐसा बताते हैं कि इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है, इतना इतना शार्प रिफ्लेक्शन होता है वहां पे कि आसमान की इमेज रोड पे बनी हुई दिखाई देने लग जाती है।
है ना. Such high level of total internal reflection takes place in desert. या लेट्स से आसपास कोई पाम ट्री है तो उस पाम ट्री की इमेज रोड में दिखाई देने लग जाती है. हाँ मतलब क्लियर वाटर का मतलब क्या होगा बेटा. जो कभी बीच पे नहीं गया उसके साथ नहीं होगा ये इल्यूजन. हम मतलब होगा तो सही, उसको चमकीली वस्तु तो दिखाई देगी. अब उस चमकीली वस्तु को ब्रेन पानी से मैप करेगा या कांच के टुकड़ों से मैप करेगा, है ना. वो किससे मैप करेगा, वो वो तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट आदमी पे ही डिपेंड करता है, लेकिन उसको शाइनी सरफेस है ये तो दिखाई देगी. इज द इमेज ऑफ द स्काई. यस. हाँ. बट वन थिंग इज कॉमन, शाइनी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा उसको. अब वो शाइनी ऑब्जेक्ट किसको क्या लगता है वो अलग बात, बट शाइनी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा. किसी को शाइनी ऑब्जेक्ट पानी जैसा भी लग सकता है, किसी को शाइनी ऑब्जेक्ट कुछ मिरर के टुकड़ों के जैसा भी लग सकता है. और डेजर्ट में तो क्या है, पूरे के पूरे स्काई की ही इमेज दिखाई देने लग जाती, इतना तेज रिफ्लेक्शन होता है. तो स्काई की इमेज दिखाई देने लग जाएगी तो अपने को क्या लगेगा कि रोड पूरा मिरर का बना हुआ है क्या आगे. ट्रीज इन डेजर्ट अपीयर शाइन. नो नो, ट्रीज का रिफ्लेक्शन दिखता है हमको, क्योंकि क्या हो रहा है, ट्री से आने वाली लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है ना. तो एक तरीके से तुम ये समझो कि रोड जो है वो मिरर के जैसा हो गया. तो अगर रोड के साइड में मान लो यहाँ पर कोई ट्री है तो क्या होगा, वो ट्री का इमेज तुमको बन जाएगा रिफ्लेक्शन की वजह से. रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, हमें ट्री ऐसा उल्टा दिखाई देगा. यहाँ पर जो कोई आदमी चल के आ रहा है लगेगा कि ये नीचे इट. व्हाट कॉजेज मल्टी कलर्ड ऑयल फिल्म्स ऑन द रोड. हाँ, वो बिल्कुल अलग फिनोमेना है. दैट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस. दैट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस, है ना. वो मल्टी कलर्ड ऑयल फिल्म्स, या लेट्स से कि घर में हमारे टीवी है, हम जब टीवी स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो उसके ब्लैक स्क्रीन से हमको ऐसा मल्टी कलर्ड रिफ्लेक्शन दिखाई देता है. तो वो बिल्कुल अलग फिनोमेना है ना. वो अपन जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, लाइट की वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे, तब वो पढ़ेंगे. और हालांकि होता वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की वजह से. सर हाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर नियर रोड इज लेस देन द एयर एट सम हाइट. बेटे देखो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कई सारी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है. एयर का कंपोजिशन कैसा है, डेंसिटी क्या है ना, कितना परसेंटेज उसमें कौन सी गैस का कितना परसेंटेज है, उसका टेम्परेचर क्या है, इन सब पे डिपेंड करता है. तो होता क्या है कि ऐसे रोड जो है, ब्लैक रोड है, तो वो ब्लैक सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो उसका टेम्परेचर वैसे ही बाकी की तुलना में ज्यादा होगा, है ना. और थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर रिलेटिवली उससे कम होगा. तो टेम्परेचर के डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, वहां पे डेंसिटी ज्यादा मतलब डिक्रीज हो जाती है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी. तो डेंसिटी कम हो जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एयर का, रोड के पास वाली एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम. ये बात समझ. अच्छा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक और यूज होता है. वो होता है कहाँ पे, ऑप्टिकल फाइबर केबल. इन ऑप्टिकल फाइबर
Optical fiber cables are used to provide broadband connection, है ना। हाई डेटा रेट से अगर मेरे को डेटा ट्रांसफर करना हो फॉर लार्ज डिस्टेंसेस तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू किया जाता है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू ही इंटर कॉन्टिनेंटल इंटरनेट कनेक्शन भी एस्टेब्लिश किया जाता है ना। लेट्स से कि फ्रॉम इंडिया वी आर एक्सेसिंग सम सर्वर इन यूएस, लेट्स से अपन google.com को एक्सेस कर रहे हैं इंडिया से, या कोई ऐसा किसी लेट्स से किसी कॉलेज की वेबसाइट को जब हम एक्सेस कर रहे हैं, MIT या एनी कॉलेज फॉर दैट मैटर, उसके वेबसाइट को अपन पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो वेबसाइट जिस सर्वर पे है दैट सर्वर डज नॉट लाई इन इंडिया, दैट सर्वर लाइज इन, तो वहां से हम डेटा को कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं। वो तो क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ट्रांसफर होता है। ब्रॉडबैंड का मतलब क्या होता है बेटे, बैंड हियर स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी रेंज, बैंड हियर स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी रेंज, मतलब हाई डेटा रेट, हाई रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर, है ना। जैसे जो हम अभी दो तरह से तुम इंटरनेट यूज करते होगे, या तो मोबाइल डेटा होता है, उस सिम कार्ड के थ्रू एक्सेस करते हैं अपन, है ना, दैट इज these days it is 4G। ठीक है। दूसरा क्या है, घर में हमने ब्रॉडबैंड कनेक्शन अगर लिया हुआ है तो ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू कनेक्शन घर तक आता है, फिर घर में एक वाईफाई राउटर होता है, वो वाईफाई राउटर के थ्रू घर में जो डिवाइसेस रखी हुई हैं, अलग अलग मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं, उनके थ्रू वो अपने पास आता है। तो वो जो कनेक्शन होता है वो हाई डेटा रेट का होता है, 40 MBPS का होता है, या कई जगहों पर 100 MBPS तक का भी होता है ना। तो ये इस तरह के कनेक्शन क्या बोलते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। पहले 3G मोबाइल हुआ करते थे, तो 3G मोबाइल में मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर का रेट क्या होता था बेटे, 2 MB/s, है ना। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू हाई डेटा रेट भी अचीव किया था। मतलब तुम ऐसे समझो, डेटा रेट हाई होगी ना, ब्रॉडबैंड कनेक्शन और नॉन ब्रॉडबैंड कनेक्शन में क्या है, लेट्स से यू वांट टू डाउनलोड अ मूवी जिसका कि साइज बड़ा है, या यू वांट टू डाउनलोड अ गेम विच हैज अ वेरी लार्ज साइज, तो क्या होगा, अगर अपने हमारे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो आई कैन डाउनलोड मोर बिट्स पर सेकंड, पूरा डेटा डिजिटल फॉर्म में है तो मोर बिट्स पर सेकंड में डाउनलोड कर सकता हूँ इफ वी हैव अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर हम डेटा तो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि जब लाइट रे इस केबल को एंटर करती है ना, तो हम ऐसे सेट करके रखते हैं कि उस रे का हर पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता चला जाए, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता चला जाए तो इससे क्या होगा बेटे, नो लॉस ऑफ डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो लॉन्ग डिस्टेंस पे जब ये डेटा ट्रांसमिशन करना है तो ऑप्टिकल फाइबर इज अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा। कितनी भी हाई फ्रीक्वेंसी आपका डेटा यूज कर लो, वो बिना लॉस के एक जगह से दूसरे के ट्रांसफर का। ध्यान दो, जैसे मेरे को इंटर कॉन्टिनेंट अमेरिका से इंडिया तक डेटा ट्रांसफर करना है, और अगर मान लो रिफ्लेक्शन में 1% का भी डेटा हर रिफ्लेक्शन में लॉस हो रहा होता, तो जाने कितने रिफ्लेक्शंस के बाद डेटा वहां से यहाँ पहुंच पा रहा होगा। तो हमारे पास तब तो बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म में डेटा पहुंचेगा जिसका हम कोई नहीं कर पाएंगे, राइट।
ये बात समझ में आती है बेटे? वो इंटरनली रिफ्लेक्ट कैसे करता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, हम खुद कंडीशन भी लगाएंगे, है ना। बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो होती है ना, वो मल्टी सिलेंड्रिकल कोर्स से बनी हुई है। ऐसी केबल होती है ना। आउटर सिलेंडर को बोलते हैं क्लैडिंग, इनर सिलेंडर को बोलते हैं कोर, राइट। और ये इस तरह की बहुत ही पतली होती है, तो मैंने इलस्ट्रेशन के लिए इतना बड़ा बनाया है। एक्चुअल में क्या होती है, दे आर वेरी थिन केबल्स, और हम इनके अलग अलग रिफ्रैक्टिव का रिफ्रैक्टिव होता है, क्लैडिंग का अलग होता है, इसकी मदद से हम ये अचीव करते हैं। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तुमने एक जगह और देखा होगा, तुम में से कितने लोग नेहरू साइंस सेंटर गए हैं? तो वहां पर देखो, एक वैसे तो बहुत सारी चीजें रखी हुई है, एक और एक उसमें इस तरह का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि वो मतलब इस तरह का कुछ बना हुआ है वहां पर, है ना। सेटअप लाइक दिस इज देयर, जिसमें कि इधर एक होल बना हुआ है, ये पूरा कार्डबोर्ड का होता है, लकड़ी का होता है, और यू कैन, देयर इज अ गेट प्रोवाइडेड हियर, इस गेट के थ्रू तुम इसको एंटर कर सकते हो। और यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसा ग्लास स्लैब्स रखी हुई हो, है ना। और तुम इधर जाकर के जब खड़े होगे और बाहर से तुम्हारा दोस्त तुमको देखेगा, तो तुम्हारे शरीर का कुछ पार्ट उसको दिखाई नहीं देगा, है ना। शरीर का कुछ पार्ट तुमको उसको दिखाई नहीं देता। होता क्या है, ये ऐसे एंगल्स पे ये सेट होती हैं कि जो तुमसे जाने वाली रेज हैं, उन रेज का इंटरनली रिफ्लेक्शन हो जाता है यहाँ, है ना। फ्रॉम सम पार्ट ऑफ द बॉडी दे गेट इंटरनली रिफ्लेक्टेड। वो मिरर नहीं होता बेटे, मिरर नहीं होता, वो ग्लास ही होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास ही होता है। इट इज, इट इज ग्लास ओनली, बट फॉर few angles which are greater than critical angle, reflection takes place। ट्रांसपेरेंट ग्लास से भी रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसलिए क्या होता है, बॉडी का कुछ पार्ट तो दिखाई होता है, बॉडी का कुछ पार्ट दिखाई नहीं देता। इसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा बेटे, लेकिन ये रखा हुआ है सेटअप वहां पर। हाँ हाँ हाँ, आपका एक केमिस्ट्री का क्लास भी है, मैजिशियंस बॉडी कटिंग का मैजिक भी ऐसे ही करता है ना। हाँ, कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं, बिल्कुल। वो जब दिखाते हैं कि भाई, तो वो बेसिकली एक इस तरह का उनके पास स्लैब होता है जिसके थ्रू वो शो, नहीं पता नहीं उसमें और भी टेक्निक यूज होती होंगी, उसके बारे में मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। लेकिन ये जो मैंने सेटअप यहाँ पे तुम्हें दिखाया है, ये इस पे काम करता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, है ना। बाकी हम अगली क्लास में इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पेपर कैसा हुआ था भाई सब बच्चों का? वाज द पेपर दिस संडे, 30 तारीख को जो था? कुछ लोगों का अच्छा नहीं हुआ। पेपर से अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग ग्रुप पे पूछ सकते हो, है ना। मैं वहां पर आपको सोल्यूशन भेज दूंगा, वैसे शायद डिस्कस हो चुका है एक बार आपको। 11th को बेटे आपको क्या है, वैसे थोड़ा थोड़ा 12th के साथ ही रिवाइज करना चाहिए। जैसे अब आपके पास
नेक्स्ट पेपर कब होने वाला है इसका शेड्यूल मिल गया होगा, उसका सिलेबस भी मिल गया होगा, so now you can start revising that, है ना? This chapter will at least it will take 6-7 more lectures to finish. 6 to 7 more lectures are required. Okay, bachon. So we will meet in the next class, right? Bye for now. Okay.